Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about the nuclear fission. This is the most important phenomena in nuclear physics. So, first of all, we shall discuss about the nuclear fission. The nuclear reaction in which a heavy nucleus splits up into two or more equal size small nuclei along with a emission of energy is called fission reaction. अब फिशन रिएक्शन में क्या होता है? फिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, और न्यूक्लियर फिशन का मतलब किसी भी न्यूक्लियस का टूटना। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। एक हमारे पास हैवी न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के ऊपर हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं। जैसे ही हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं, वो न्यूक्लियस हमारे पास स्प्लिट अप हो जाता है, टूट जाता है और हमें दो छोटे न्यूक्लियाई देता है जो साइज में तकरीबन बराबर ही होते हैं। और जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो इस रिएक्शन के दौरान हमें बहुत अमाउंट में एनर्जी भी मिलेगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम फिशन रिएक्शन कहते हैं। अब फिशन रिएक्शन क्यों होता है, ये किस लिए ज़रूरी होता है? पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास मतलब मीडियम होता है, ना तो वो ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। तो जो मीडियम साइज़ के न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हमारे पास 40 to 60 के दरमियान होता है, वो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। तो उस रीजन को भी हम स्टेबिलिटी रीजन का नाम देते हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट कहते हैं, स्टेबिलिटी जोन कहते हैं। अगर हमारे पास बहुत छोटे न्यूक्लियाई हैं तो वो भी अनस्टेबल होते हैं, और जो लार्ज साइज के न्यूक्लियस होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। तो वो न्यूक्लियाई जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है वो टूट कर मीडियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। और मीडियम न्यूक्लियस में क्यों जाने की कोशिश करते हैं? ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सकें। तो फिशन रिएक्शन भी हैवी न्यूक्लियस में इसीलिए होता है। हम फिशन रिएक्शन को हैवी न्यूक्लियस में इसलिए करवाते हैं कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट होके, वो टूट के स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हम फिशन रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिस्कवरी ऑफ फिशन रिएक्शन। Otto Hahn and Fritz Strassmann discovered the phenomena of nuclear fission in 1938. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर फिशन को 1938 में डिस्कवर किया। और कैसे किया? When uranium 23592, हमें पता है हमारे पास जो यूरेनियम होते हैं उसके नेचर में हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 234। लेकिन जो सबसे हैवी हमारे पास आइसोटोप होता है यूरेनियम का वो होता है यूरेनियम 238, और यही सबसे ज़्यादा अबंडेंट नेचर में पाया जाता है। लेकिन जो फिशन रिएक्शन होता है वो मोस्ट सुइटेबल होता है यूरेनियम 235 के लिए। तो हम फिशन रिएक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं यूरेनियम 235 आइसोटोप्स के अंदर। When uranium 23592 is bombarded with a slow moving electron called thermal neutron having the energy 0.025 electrovolt, it split up into barium 14156 and krypton 9236। अब इसमें होता क्या है कि हम यूरेनियम 235 के ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को फॉल करवाते हैं। ये हमारे पास यूरेनियम 235 है जिसका मास नंबर 235 और एटॉमिक नंबर 92 है। इस पर हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया है। अब यहाँ पे मैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बात क्यों कर रही हूँ? जिसकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रोवोल्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाऊंगी ना, तो वो न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर स्टे करने के बजाय जल्दी से फास्टली इसके अंदर से ऐसे गुजर जाएगा। इस न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। हमें तो इस न्यूक्लियस को क्या करना है? अनस्टेबल बनाना है। ये पहले ही अनस्टेबल होता है, लेकिन इसे एक न्यूट्रॉन प्रोवाइड करवा के हमने स्प्लिट अप करना होता है। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाएंगे तो वो इसको सिर्फ टच किए बगैर सीधा इसके अंदर से गुजर जाएगा। इसके अंदर कोई चेंज नहीं लाएगा, इसको ब्रेकअप नहीं करवाएगा। तो इसलिए हमने वो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाना है जिसकी एनर्जी कम हो, ताकि वो न्यूट्रॉन इस यूरेनियम 235 के अंदर स्टे कर सके।
अब फ़र्ज़ करें आपके पास एक आप बलून है, ठीक है, उसके अंदर आप पानी फिल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, उसके साइज़ के मुताबिक उसके अंदर वाटर फिल कर लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डालने की ट्राई करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे पास फट जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा उसके अंदर पानी डाल दिया है। इसी तरह जो यूरेनियम 23592 है, ये पहले अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट अप करवाने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जाके इसको क्या करवाएगी, स्प्लिट करवाएगी, क्योंकि उसकी जगह नहीं होगी उसके अंदर। तो वो जब वहाँ पे स्टे करने की कोशिश करेगा तो वो न्यूक्लियस क्या होगा, वो स्प्लिट अप हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाना है। तो जैसे यूरेनियम 23592 पे हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया, तो ये हमारे पास बन गया यूरेनियम 23692, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन का इजाफा हुआ है। तो न्यूट्रॉन की क्या होगा, ये हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा। और कंपाउंड न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो वो ब्रेकअप हो गए, हमें दो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई दे देगा, दो प्रोडक्ट फ्रैगमेंट्स दे देगा, जो कि एक क्रिप्टॉन होगी जिसका एटॉमिक नंबर 92 और जिसका एटॉमिक मास 92 और एटॉमिक नंबर 36, और एक बैरियम होगा जिसका एटॉमिक नंबर 56 और एटॉमिक मास 141 होगा। और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे और साथ हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी मिलेगी, डेट इज़ इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो it split up into barium and krypton along with the emission of 3 neutrons and 200 mega electrovolt energy is released per fission। यानी एक फिशन रिएक्शन के दौरान हमें 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी मिल रही है। ये सिर्फ एक फिशन के रिएक्शन के केस में है। इसका मतलब अगर हम 1 किलो फिशन के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। तो ये रिएक्शन करवाया गया था इन दो साइंटिस्ट ने, ठीक है, जब उन्होंने यूरेनियम 235 पे नाइट्रोजन को बम्बार्ड करवाया। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिनोमेना। ये मेरे पास एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, ठीक है, और रेड कलर में इसमें प्रोटॉन है और वाइट कलर में न्यूट्रॉन है। अब इसमें होगा क्या, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस यूरेनियम 235 के ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को फॉल करवाएंगे, ठीक है, उसको बम्बार्ड करवाएंगे। जैसे वो इसके ऊपर बम्बार्ड होगा तो ये 236 हो गया यूरेनियम, और ये स्प्लिट होके, ठीक है, ये फिशन सेपरेट कर देगी यूरेनियम को दो न्यूक्लियस में, ठीक है। एक बैरियम होगा, एक क्रिप्टॉन होगा, और इसके साथ इमिट हो रहे हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स। अब ये जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट यूरेनियम 235 पे बम्बार्ड होंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी। और ये जो न्यूट्रॉन होंगे ये नेक्स्ट न्यूक्लियाई पे बम्बार्ड होंगे और चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करवाएंगे कुछ इस तरह से। चेन रिएक्शन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज चेन रिएक्शन, क्या होता है फिशन रिएक्शन के केस में। तो देखिए पहले 2 न्यूट्रॉन आ रहे थे, अब 4 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था फिशन रिएक्शन। एडिशनल न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड दैट इनिशिएट अ चेन रिएक्शन। अब हमने पीछे फिनोमेनन देखा कि वहाँ पे जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे थे वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट यूरेनियम और यूरेनियम 235 जो नेक्स्ट हम उसको किसी और आइसोटोप से बम्बार्ड करवाएंगे, हम यूरेनियम पे फिर उसको बम्बार्ड करवाएंगे। तो वहाँ से क्या होगा, फिर 2 न्यूट्रॉन इमिट होंगे। अब चूँकि पिछले जो हमने अभी देखा उसमें जितने न्यूट्रॉन फर्ज करें, अगर 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं और नेक्स्ट जाके फिर 3 यूरेनियम के आइसोटोप से टकराएंगे, उस पर बम्बार्ड होंगे, तो अपने अंदर से फिर 3 न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर से निकालते जाएंगे। तो फिर हमें 9 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। एक न्यूट्रॉन को हमने बम्बार्ड करवाया पर फिशन में, तो हमें 3 न्यूट्रॉन मिले। आगे 3 वो न्यूट्रॉन फिर जाके 3 यूरेनियम के आइसोटोप से टकराएंगे, तो हमें वहाँ से 9 न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो इसी तरह वो 9 न्यूट्रॉन नेक्स्ट जाके क्या होंगे, यूरेनियम 235 पे बम्बार्ड होंगे। तो इसी तरह से एक चेन रिएक्शन हमारे पास बनता चले जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिशन रिएक्शन अकर्स इन हैवी न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक नंबर जी ग्रेटर देन 82, ठीक है। फिशन रिएक्शन हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई में होगा जिसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 82 से ज़्यादा होगा,
क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास मीडियम एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, एटॉमिक मास जिनका ज़्यादा होगा, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ब्रेकअप होंगे, ठीक है। दो स्टेबल न्यूक्लियाई अपने अंदर से निकालेंगे ताकि वो भी अपनी स्टेबल स्टेट में आ सकें। तो इसलिए जो फिशन रिएक्शन है वो हम हैवी न्यूक्लियस में ही करवाते हैं। फिशन अकर्स इन दोज आइसोटोप्स विच कंटेन मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन। और फिशन रिएक्शन उन आइसोटोप्स में होगा जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन की निस्बत ज़्यादा होगी। अब हमने यूरेनियम 235 के केस में देखा कि हमारे पास 146 यहाँ पे न्यूट्रॉन है और 92 प्रोटॉन है। तो इसीलिए न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, प्रोटॉन की तादाद कम है। तो हमने इसमें जो बम्बार्डमेंट करवाई है वो भी हमने एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन की ही करवाई है। तो जो फिशन रिएक्शन होगा वो ऐसे आइसोटोप्स में होगा जहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद में ज़्यादा होंगे। द न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड आर मोस्ट ऑफन कंपेरेबल बट स्लाइटली डिफरेंट साइजेस, टिपिकली रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अबाउट 3:2। अब इस बात का क्या मतलब, जो फिशन रिएक्शन में हमारे पास न्यूक्लियाई आ रहे हैं, ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन आ रहे हैं, वो मास में एक दूसरे के तकरीबन बराबर ही आते हैं, ठीक है। उनमें सिर्फ थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। कंपेरेबल मतलब वो साइज़ में इक्वल ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा उन पर डिफरेंस होता है। और कितना एक होगा 3:2 का। फर्ज करें हमारे पास एक आइसोटोप है, ठीक है, हमारे पास यूरेनियम 235 का एक आइसोटोप है। अब जब उस आइसोटोप पे हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवा रहे हैं तो वो स्प्लिट अप होगा। और फर्ज करें वो हमारे पास आइसोटोप्स है 5 kg, ठीक है, 5 kg है या 6 kg कर लेते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स कितने का था, 6 kg का था। अब क्या होगा, वहाँ से जो रेशो में हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगी, एक हमारे पास प्रोडक्ट्स के पास 3 kg का मैस होगा, दूसरी के पास 2 kg का मैस होगा। तो इसी तरह हम कह रहे हैं कि जो एक हमारे पास न्यूक्लियाई होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी दूसरे की निस्बत। वैसे तो वो साइज़ में बराबर होंगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कितना, 3:2 का उनके प्रोडक्ट्स न्यूक्लियाई में डिफरेंस होगा। द फिशन प्रोडक्ट्स themselves आर यूजली अनस्टेबल एंड देयरफॉर रेडियोएक्टिव। जो हमारे पास हम फिशन के लिए यूरेनियम 23592 का इस्तेमाल करते हैं वो भी अनस्टेबल होता है और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होता है, स्प्लिट अप होता है। और जो वहाँ पे फिशन प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं वो भी स्टेबल नहीं होती हैं, वो भी अनस्टेबल ही होती हैं, इसलिए हम उसको रेडियो एक्टिव कहते हैं। क्यों, ड्यू टू बीइंग रिलेटिवली न्यूट्रॉन रिच फॉर द एटॉमिक नंबर। और उनके एटॉमिक नंबर में भी न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है। मैनी ऑफ देम क्विकली अंडरगो बीटा डिके। अब न्यूट्रॉन की तादाद वहाँ भी ज़्यादा है, ठीक है, जो इसकी प्रोडक्ट्स हमें मिली वहाँ भी न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा है। तो वो क्या होगा, वो भी खुद को स्टेबल करने के लिए जल्दी से बीटा डिके में चली जाएंगी और बीटा डिके में जाएंगी तो वो फिर वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएंगी। This release additional energy in the form of beta particles, antineutrino and gamma rays। तो इसी तरह से वो क्या होंगे, वो फ्रेगमेंट्स भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेंगे। वो बीटा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, गैमा रेज भी हो सकते हैं, एंटी न्यूट्रिनोस भी हो सकते हैं। Most fission are binary fission, producing 2 charge fragments, but occasionally 2 to 4 times per 1000 even। कुछ हमारे पास फिशन रिएक्शन, मतलब ज़्यादातर फिशन रिएक्शन बाइनरी फिशन रिएक्शन ही होते हैं। बाइनरी मीन 2, यानी जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स प्रोडक्ट मिल रही हैं वो 2 न्यूक्लियाई ही मिलेंगी। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो 2 से ज़्यादा भी होती हैं। और वो जो 2 से ज़्यादा होंगी वो कितने दफ़ा होगी, अगर 1000 दफ़ा फिशन रिएक्शन हो रहा है ना तो उसमें से 2 या 4 दफ़ा में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आएंगी। मतलब ज़्यादातर चांस यही है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो कौन सी आएंगी, बाइनरी प्रोडक्ट्स ही आएंगी। 3 पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट आर प्रोड्यूस। क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास 1000 इवेंट्स हो रहे हैं फिशन के तो उसमें से 2 से 4 दफ़ा ये होगा कि हमारे पास फ्रेगमेंट्स जो आएंगी वो 2 से ज़्यादा होंगी और उसको टर्नरी फिशन कहते हैं। उस रिएक्शन को टर्नरी फिशन कहते हैं जिसमें हमारे पास फ्रेगमेंट्स जो हैं वो 3 आएंगी। The smallest of these fragments in ternary processes ranges in size from a proton to an organonucleus। अब चूंकि इस रिएक्शन में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, 3 हमारे पास फिशन प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो उसमें से जो 2 न्यूक्लियाई होंगे वो तो मीडियम साइज़ के होंगे, लेकिन जो तीसरा हमारे पास न्यूक्लियाई होगा ना वो क्या होगा, उसका मास हमारे पास होगा
प्रोटॉन से आर्गोन, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, प्रोटॉन से आर्गोन। हमें पता है प्रोटॉन इज अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड आर्गोन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, यानी वो दो न्यूक्लियाई जो फ्रेगमेंट्स 3 आएंगे ना, उनमें से 2 न्यूक्लियाई मीडियम साइज की होंगी और जो थर्ड वन हमारे पास होगी वो साइज में बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। Fission is a form of a nuclear transmutation because the resulting fragments or daughter atoms are not the same element as the original parent atom. अब फिशन रिएक्शन को ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कैसे? हमने ट्रांसम्यूटेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। हमने कहा कि ट्रांसम्यूटेशन वो होती है जिसमें हम एक न्यूक्लियाई को, ठीक है, दूसरी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं। जो रिएक्टेंट साइड पे न्यूक्लियाई होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट न्यूक्लियाई हमें प्रोडक्ट साइड पे मिलती है। तो जो फिशन रिएक्शन है वो भी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ही है, क्योंकि जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस था वो यूरेनियम का था, और जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे न्यूक्लियाई आ रही हैं, डॉटर न्यूक्लियाई जो हमारे पास आ रही हैं वो बेरियम और क्रिप्टॉन है। वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से मैच नहीं करती, तो इसलिए हम फिशन रिएक्शन को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं। Next we have mass of product is always less than mass of reactants in fission process. अब जब भी फिशन रिएक्शन होगा तो जो हमारे पास प्रोडक्ट का मैस होगा वो हमेशा कम होता है रिएक्ट करने वाले न्यूक्लियाई से। अब यूरेनियम 235 ये मैस में ज़्यादा है, ठीक है। जब इस पर हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाएंगे और ये स्प्लिट अप हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से 2 इसने प्रोडक्ट न्यूक्लियाई निकाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसने अपने अंदर से 3 प्रोटॉन भी इमिट किए हैं और हमें 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी भी तो मिली है। तो अब यही रीज़न है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं उनका मैस कम आता है रिएक्टेंट की निस्बत। क्यों? जब हमारे पास यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेकअप होता है तो उसका कुछ मैस जो है वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है, उसका कुछ मैस एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू mc², जिसका मतलब कि ये है कि हम मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस ब्रेकअप होता है तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे कुछ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर हम जो फिशन प्रोडक्ट्स आती हैं ना, फ्रेगमेंट्स आते हैं बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन, इनके मैस को ऐड करें तो कभी भी यूरेनियम के बराबर नहीं आएगा, हमेशा उससे कम ही आएगा, क्योंकि जब यूरेनियम टूटा है तो उसका कुछ मैस एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ है। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट्स होंगी उनका मैस हमेशा रिएक्ट करने वाली न्यूक्लियाई से कम ही आएगा। The total binding energy of resulting elements must be greater than that of starting element. जो बाइंडिंग एनर्जी होती है रिजल्टेंट एलिमेंट, मतलब जो प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है रिएक्शन स्टार्ट करने वाली न्यूक्लियाई से। अब इस बात का क्या मतलब, हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती है, और जब उसी न्यूक्लियस में से हमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को बाहर निकालना होता है तो हमें उतनी ही अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है जितनी अमाउंट की एनर्जी के साथ वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेजर करती है। अगर किसी न्यूक्लियस को जुड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगी होगी, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा एनर्जी से जुड़े हुए होंगे, तो हमें उसको ज़्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, जिसको जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उसका मतलब वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन एक न्यूक्लियस ऐसा है जिसको तोड़ने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी ही कम देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बहुत कम एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा, इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी भी कम देनी पड़ी है। अब जो यूरेनियम 235 है ये तो वैसे ही अनस्टेबल था, तो इसको तोड़ने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम देनी पड़ी। लेकिन जो इसके प्रोडक्ट्स बनी हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, वो तो स्टेबल है ना रिएक्टेंट न्यूक्लियाई की निस्बत, तो वो स्टेबल हैं, तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। उनको ब्रेकअप करवाने के लिए हमें ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो हमारे पास रिएक्टेंट न्यूक्लियाई है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है फिशन रिएक्शन में, और जो हमें प्रोडक्ट्स मिली हैं चूँकि वो स्टेबल होती हैं तो फिर उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेजर करती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट फिशन ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूसेस सेम फ्रेगमेंट्स
बेरियम एंड क्रिप्टॉन। द अदर पॉसिबिलिटीज आर, ये हर बार नहीं होता कि अगर फिशन टूट रहा है तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन ही फ्रैगमेंट्स दें, अपने अंदर से वो डॉटर न्यूक्लियाई बेरियम और क्रिप्टॉन ही देता। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वो कौन सी हो सकती हैं? जब हम यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं तो हो सकता है वो अंदर से अपने अंदर से जीनॉन 144 और स्ट्रोंशियम 90 को अपने अंदर से निकाले विद द इमिशन ऑफ 2 न्यूट्रॉन। एक ये पॉसिबिलिटी है। और सेकंड ये है कि जब यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाएं तो अपने अंदर से सीजियम का न्यूक्लिया निकाल ले हैविंग मास नंबर 137 और साथ एक रुबीडियम का न्यूक्लिया निकाले 96 विद द इमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन। तो इसलिए लाजमी नहीं कि यूरेनियम ब्रेकअप होके हमें बेरियम या क्रिप्टॉन ही दे। फिशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन। अब जो फिशन रिएक्शन है, हमें पता है ऐसा रिएक्शन जिसको स्टार्ट करवाने के लिए हमें खुद एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसको जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है, जो क्या कर रहा हो अपने अंदर से एनर्जी को इमिट कर रहा हो, माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चूँकि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमने क्यू वैल्यू को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो उस लिहाज से देखा जाए जब फिशन रिएक्शन की हम क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। और फिशन रिएक्शन में हमें 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी भी मिल रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं जो फिशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूफ के साथ हम प्रूफ करेंगे कि फिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है और कैसे होता है और उसकी क्यू वैल्यू कैसे पॉजिटिव आती है। तो वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक्सोथर्मिक होने की एक और रीज़न क्या है? वी कैन आल्सो से डैट व्हेन वी ऐड ऑल masses ऑफ प्रोडक्ट वी डोंट गेट स्टार्टिंग मैस। जब हम प्रोडक्ट जो हमें फ्रैगमेंट मिलती है उनके मैस को ऐड करें तो वो उतना नहीं आता जितना रिएक्टेंट का होता है। स्टार्टिंग मैस जितना होता है उतना बिल्कुल भी नहीं आता, बिकॉज सम मैस ऑफ रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू mc²। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे यूरेनियम जब ब्रेक होता है तो उसका कुछ मैस जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जब हम फिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत अमाउंट में हमें एनर्जी मिलेगी। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन इज आल्सो अ चेन रिएक्शन। अब फिशन रिएक्शन हमारे पास चेन रिएक्शन होता है। कैसे? क्योंकि जो फिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड पे 3 न्यूट्रॉन मिल रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेक्स्ट यूरेनियम 235 के ऊपर बम्बार्ड होते हैं और नेक्स्ट फिर अपने अंदर से वो प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, नेक्स्ट फिर न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो इसी तरह ये रिएक्शन चलता जाता है और इसको हम फिशन रिएक्शन को चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं इंशाल्लाह वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास था फिशन रिएक्शन।